कैपिलरी एक्शन में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले कि यदि कोई लिक्विड है और जो कैपिलरी का सरफेस है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो लिक्विड का सरफेस जो है वो नीचे चला जाता है कैपिलरी में। ठीक है, तो एक बार इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कोई एक ऐसा लिक्विड ले लिया जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैपिलरी से 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो कोई रियल लाइफ यदि हमको पेयर लेना हो तो ग्लास मरकरी, ठीक है, ग्लास और मरकरी के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इसको कैपिलरी को हमने लिक्विड में डाला, ठीक है, तो इसका मिनिस्कस ऐसा हो जाएगा। ये तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। पर सपोज ये मिनिस्कस जो है वो यदि सरफेस पे ही रहता तो क्या होता, ठीक है, क्यों सरफेस पे क्यों नहीं रह सकता मिनिस्कस, इसको देखते हैं। तो मिनिस्कस जो है वो कन्वेक्स होकर के यदि सरफेस पे ही रहता तो इस टाइप का हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस के जस्ट नीचे सपोज ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, इसको पॉइंट सी हम बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर का प्रेशर क्या है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा है कनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब PC का प्रेशर जो है वो P0 से ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, PC माइनस P0 जो है वो 2T/R के बराबर होगा, जहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो ये C पॉइंट है इसके प्रेशर को यदि हम लिक्विड सरफेस के जस्ट अंदर कोई दूसरा पॉइंट ले लें इस तरफ कैपिलरी के बाहर, इसमें इसको कंपेयर करें तो इस पे तो प्रेशर P0 ही होगा, क्योंकि जो सरफेस के जस्ट अंदर है, मतलब ये मैंने ऐसे बना दी सरफेस के जस्ट अंदर, और यहाँ पे सरफेस के जस्ट अंदर जो C पॉइंट है उस पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो P0 प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर जो है वो P0 से 2T/R ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो हो नहीं सकता। लिक्विड में चाहे जो भी हो सेम लेवल पे प्रेशर जो है, ये सेम लेवल, इस पे प्रेशर तो सेम ही होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता यहाँ P0 हो और यहाँ कुछ और। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये सरफेस जो है वो नीचे चला जाएगा, और कितना नीचे चला जाएगा, जब तक ये वाला पॉइंट ये C वाला पॉइंट जो है अब यहाँ पे B वाला पॉइंट हो गया है ना, सरफेस के जस्ट नीचे, ये प्रेशर जो है वो इस प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ D, है ना। तो पॉइंट D पे जो प्रेशर है वो पॉइंट B के प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना नीचे चला जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसको, प्रेशर एट पॉइंट D ये कितना है, P0 प्लस H रो G, ठीक है। अब PB और P0 बराबर है, और PB और PC तो सेम ही है, ठीक है। तो PB का प्रेशर कितना है, P0 प्लस 2T/R, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर तो यहाँ आ गया, जहाँ पे A पॉइंट है वो तो एटमॉस्फेयर है, तो ये तो P0 ही हो गया, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया PD और PB को, PB जो है वो PD के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2T/R जो है वो H रो G के बराबर हो गया। तो H कितना हो गया, 2T/R रो G, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी जो कैपिलरी का रेडियस है सपोज ये कैपिटल R है, ठीक है, इसमें और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ बना देते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है नहीं, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इसको यहाँ ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ये है, ये R है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इसमें यदि मैं टेंजेंट बना दूं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ये है गया, ये हो गया, ये थीटा है, ठीक है। अच्छा, ये थीटा है तो ये एंगल क्या है, ये 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा है, तो यदि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो ये और ये 90 है, और ये वाला एंगल है ये भी 90 है, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल भी 180 माइनस थीटा हो गया, दिख रहा है।
ठीक है, तो r cos 180 माइनस थीटा जो है वो r के बराबर हो गया। दिख रहा है यहाँ से ये r है कि नहीं, और ये एंगल cos थीटा, तो r cos 180 माइनस थीटा ये कैपिलरी का रेडियस हो गया। ठीक है, और r cos ये कितना होता है ना, 180 माइनस थीटा कितना हो गया, ये तो r cos थीटा ही हो गया, r cos थीटा r, सेम रिलेशन है। ठीक है, तो इसको ये आ गया 2t cos थीटा अपॉन r रो g, जहाँ पे r जो है वो रेडियस है कैपिलरी का, सेम रिलेशन। तो एक एडिशनल पॉइंट तो ये हुआ। ठीक है, अच्छा कैपिलरी एक्शन का एक और पॉइंट देखते हैं। जैसे सपोज कोई एक कैपिलरी हमने ली जिसमें लिक्विड जो राइज करता है ना, मैक्सिमम हाइट सपोज h1 तक राइज करता है। ठीक है, और जो हाइट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, जो हमने निकाला था 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में हमने किया था, तो वो ये r रो जी। ठीक है, और ये तो है रेडियस ऑफ कैपिलरी कैपिटल R, और ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r। ठीक है, ये फॉर्मूले अपन ने निकाले थे। तो अब ये है कि यदि हम इसी कैपिलरी को इतना लिक्विड में डाल दें कि हाइट 1 बाहर बचे ही ना, है ना, ये बाहर जो हाइट जो बचे वो यदि h1 से भी कम हो, ठीक है, h2 जो है वो h1 से ही कम हो, तो क्या मतलब लिक्विड ऐसे ही मतलब बाहर आता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब लिक्विड ओवरफ्लो करेगा क्या, तो है ना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ना, ये तो एक परपेचुअल मोशन मशीन हो जाएगी एक तरह से, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा था, है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इस टाइप से हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। दिख रहा है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, यहाँ ये सर्कल यदि मैं बनाऊं तो ये छोटा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ यही सर्कल जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस वाले फॉर्मूले में जो ये एच आर है, एच और आर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कांस्टेंट रहता है। जब हम हाइट वेरी करते हैं और हाइट यदि घटाते चले जाएंगे तो ये जो है ना, ये वेरी करता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट जो है ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। एच आर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें ये राइट हैंड साइड में सारी टर्म्स हैं, सब कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, ग्रेविटी सब कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म जो है वेरी करती रहती है। ठीक है, अच्छा अब यदि मैं कैपिलरी को और लिक्विड में यदि डाल देते हैं, मतलब इतना नीचे डाल देते हैं कि कैपिलरी का सरफेस जो है आउटर सरफेस वो लिक्विड के सरफेस के ही बराबर हो जाए, है ना, तब क्या होगा। तो अब यदि जैसे कैपिलरी को हमने बिल्कुल ही डाल दिया है ना, पानी के सरफेस के बराबर कर दिया, तो इसका जो ये रेडियस तो बढ़ता जा रहा था, है ना, इस वाले केस में रेडियस ये मैं ब्लू से बना देता हूँ, ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा, जो इसका सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो रेडियस जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, हाइट 0 हो जाएगी और रेडियस इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, कोई पानी तो राइज करेगा नहीं क्योंकि कैपिलरी तो है ही नहीं, और रेडियस जो है इन्फिनिट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और देख लेते हैं। यदि हमने जैसे कैपिलरी को हमने लिक्विड में डाला, सपोज इस हाइट तक जाता है, कैपिलरी को यदि हम स्लांट कर दें, ठीक है, इसको एंगल थीटा से स्लांट कर दें, तो फिर पानी का कॉलम किस हाइट तक राइज करेगा। तो पानी का कॉलम राइज करने का जो है ना इक्वेशन एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर रो जी, आर जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब इसमें आप ये चीज देखें कि इसको इंक्लाइन करने से इस फॉर्मूले में कोई चीज वेरी कर रही है क्या, सरफेस टेंशन वेरी कर नहीं रहा, ग्रेविटी वेरी कर नहीं रही, ये डेंसिटी लिक्विड की वेरी कर नहीं रही, आर वेरी करेगा क्या, क्योंकि आर ही तो डिसाइड कर रहा है बेसिकली कि पानी कितना राइज करेगा, क्योंकि आर जो है, आर से आपका एक्सेस प्रेशर
आर से डिसाइड होता था, है ना, और एक्सेस प्रेशर से ही डिसाइड होता था कि भाई कितना हाइट बढ़ेगा। तो आर वेरी करेगा क्या इसके इंक्लाइन होने से? अभी उसमें ये सोचें कि भाई आर आया कैसे था। आर दो चीजों पर डिपेंड करता था, आपका फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडिशन, है ना। इससे डिसाइड होता था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि नहीं, और उसी से भी डिसाइड होता था कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। अच्छा, इस ट्यूब को इंक्लाइन कर देने से फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडिशन ये तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। तो आर सेम ही रहेगा, आर सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस टाइप से रहेगा और ये भी सेम रहेगा, और उसके कारण ये हाइट भी सेम रहेगी। प्रेशर डिफरेंस उतना ही आ गया। तो अब तो जो है वो पानी खींचना है उसको, तो मतलब लिक्विड को खींचना है, तो ये हाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखें।